नमस्कार। पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के सभी दर्शकों का मैं अनुपम रमेश किंगर, वैश्विक उपाध्यक्ष, एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक मुलाकात। और आज आपको मैं शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और पूर्णिमा के अवसर पर चांद को जमीन पर ना उतारा तो क्या किया। तो आइए हम आज आपको साहित्य के एक ऐसे चंद्रमा से मिलाते हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कर दिखाया। आज के हमारे अतिथि का नाम है फहीम अख्तर साहब। फहीम अख्तर साहब यूं तो कहते हैं कि वो सिर्फ छोटी कहानियां लिखते हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं। वो यूके के रॉयल हॉस्पिटल फॉर न्यूरो डिसेबिलिटी लंदन में सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और विवाह के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ लंदन में बसे हैं। उनके पिताश्री सूफी जमील अख्तर एक सूफी संत थे। इन्होंने मौलाना आजाद कॉलेज कैलकाटा से अपनी पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से एमए किया है। और 2005 में ये बरो ऑफ मर्टन्स के द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे और इन्होंने डिप्लोमा इन सोशल वर्क किया और तब से ये ऑफिशियली एक सर्टिफाइड सोशल वर्कर है। इसके अतिरिक्त इन्हें अनेकों अवार्ड्स मिले हैं, जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, पर फिर भी कुछ तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। इन्हें मिला है सिविक अवार्ड फ्रॉम लंदन बरो ऑफ मर्टन इन 2011। इन्हें हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ ने 2012 के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में भी आमंत्रित किया था। इनकी शॉर्ट स्टोरीज एक गुरेजा लम्हा 2014 में पब्लिश हुई और नेहरू कल्चरल सेंटर में उसका अनावरण किया गया इंडियन हाई कमीशन के द्वारा। उसके बाद से ये हर रविवार एक रेगुलर कॉलम लिख रहे हैं अकबर मशरिक कलकत्ता, रोजनामा दुनिया पाकिस्तान और कारवां नॉर्वे में 2013 से, और उसका नाम है लंदन की डायरी। इन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था 2015 में, और इन्होंने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी भाग लिया था 2017 में। ये एशियन हुज हू मैगजीन में भी इनका नाम शुमार किया गया है। ये पहले इलेक्टेड ब्रिटिश मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ मेट्रोन, 30 सालों में पहली बार ये ब्रिटिश मुस्लिम चुने गए थे। ये सेंट लुक्स क्रिकेट क्लब विंबलडन के भी कैप्टन रह चुके हैं और ये अली क्रिकेट क्लब लंदन के भी चेयरमैन हैं। अब इसके अलावा इन्होंने कई मुशायरों में भी शिरकत की है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं आपको। बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं और इससे अधिक मैं क्या बताऊं, क्या नहीं। ये पंक्तियां कुछ बोलती हैं। कुछ नहीं पाया अभी तक जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। तो कुछ इसी प्रकार की आज हालत हमारी है। इतनी बड़ी शख्सियत को अपने बीच पाकर हम सचमुच में धन्य अनुभव कर रहे हैं स्वयं को। और आइए आपको सीधे सीधे ले चलते हैं फहीम अख्तर जी के पास। तो फहीम अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं सच पूछिए अनुपम जी के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपका आभारी भी हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। अभी काफ़ी चीज़ें आप बता रही थी। मैं समझता हूँ कि उर्दू में कहते हैं कि आप मेरी याद दहानी करा रही थी। मुझे तो खबर भी नहीं है कि मैं इतनी चीज़ों में मुलविस रहा, इतनी चीज़ों में जो भी आपने कहा अच्छा लगा। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया।
खासकर पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप तुफैल साहब का भी और उनकी बेगम जो है कुमारी, उनका भी, कि वो लोग हमें इज्जत बख्शते हैं, इज्जत अफजाई करते हैं, बड़ी नवाजिश में। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी जरा नवाजी है सर, कि आप जिस मकाम पर बैठे हैं उस पर आप इतनी सादगी के साथ ये हमारे साथ पेश आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज आप हमारे मेहमान हैं। तो जैसे कि हमारे कार्यक्रम का एक तरह से समझिए कि ये रूटीन बन गया है, ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि कब ये जी चाहा कि कलम उठाई जाए और कुछ लफ्ज लिखे जाएं, कब लगा कि हाँ मेरे लफ्जों में वो रस है, कब पढ़ना, देखिए कब लिखना शुरू किया, और किसकी लिखाई पढ़कर इतने मुतासिर हुए कि फिर लिखते चले गए। देखिए इसमें इस सवाल के जवाब जो है वो दो पार्ट में है। पहला हिस्सा तो ये है कि मेरा जो घराना था तो उसमें उर्दू जुबान बोलने का जो है माहौल था, उर्दू बोलते थे, रसाले आते थे। जी और उसके बाद मैं उर्दू मीडियम स्कूल में मेरा इब्तदाई तालीम हुई। फिर मैं धीरे धीरे जब बी ऑनर्स मैंने उर्दू में किया, फिर मास्टर डिग्री की, तो उस जमाने में ये 87-88 की बात है, जब जब हम जवान हुआ करते थे। तो उस वक्त मैंने एक नज़म लिखी थी, तो वोल मैगजीन होता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, वो तो मैंने ही उसकी शुरुआत करवाई थी, उससे पहले नहीं था। फिर वोल मैगजीन में मैंने पहली नज़म अपनी लिखी। लेकिन उस उन दिनों मुझे चूंकि आपको पता है हिंदुस्तान में खुशामद बहुत ज्यादा होता है, अगर आपकी कोई पहचान नहीं है, खुशामद नहीं है, तो रिजोज नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है आपकी चीजें को शाये करवाना या किसी महफिल में जाना। तो लेकिन मुझे मायूसी नहीं थी। जब लंदन आया तो यहाँ 2000 में मेरा राब्ता हुआ उर्दू अदब के लोगों से, और फिर एक लिखने पढ़ने का सिलसिला बाकायदा मैंने 2000 से शुरू कर दिया, जो अखबारात में, रसायल में, हर जगह शाये होते रहे। अब तो मैं कहूँगा कि लगभग 2000 से आप देख लीजिए कि चल रहा एक सफ़र है। तो ये दो तरह, एक तो उर्दू जुबान में मैंने तालीम हासिल की, दूसरे घर का माहौल था। गालिब वगैरह हमेशा हमारे पसंदीदा शायर थे, इकबाल, गालिब, फैज, बहुत सारे हैं, बशीर बदर, और तो इजाज अदद साहब हमारे उस्ताद थे कलकत्ता के, बहुत मशहूर शायर। तो ये एक मिक्सर ऑफ एवरीथिंग, और मेहनत मैंने बहुत की है। चूंकि आपको पता है किसी काम में अगर मेहनत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है, जी और मैं इस पर बिलीव करता हूँ। और मैंने हमेशा अवामी सतह को ज्यादा तरजीह दिया, कि अवामी सतह के लोगों से मैंने जुड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि जो अवाम पसंद करती है वो मेरे लिए ज्यादा है। इसीलिए मैं बहुत सारे खासकर यूनिवर्सिटीज वगैरह के कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ वो बात नहीं समझ में आती जो अवामी सतह पर समझ में आती है। अवाम से जुड़ना, उनके साथ लिखना, पढ़ना, और यही वजह है कि अखबारात में जो हमारे कॉलम छपते रहते हैं वो अवामी सतह पर ज्यादा मकबूल। तो इस तरह से हमारे उर्दू लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 30 साल का अरसा बाकायदा गुजर चुका है लिखते पढ़ते, लेकिन अब भी ये महसूस होता है कि मैंने कोई अचीवमेंट नहीं किया। सीख रहा हूँ, रोज सीखता हूँ, छोटे बड़े हर कोई मेरी गलतियां बताता है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन यह है कि यकीन है, बिलीव अपने ऊपर है कि मैं जो काम कर रहा हूँ
उसकी वजह क्या है। तो इस तरह से ये सफर चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अपने ऊपर यकीन है और आवाम के साथ जुड़ना चाहा। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरत इस चीज की बहुत ज्यादा है कि हम आवाम के साथ जुड़ें, क्योंकि जब आप बतौर लेखक या शायर आवाम के साथ जुड़ते हैं तो फिर आवाम भी आपकी शायरी के साथ जुड़ सकते हैं। आपने बशीर बद्र साहब की बात करी, अभी हाल ही में हमने उनके नाम से एक मुशायरा किया था यहीं पीएलजी में। हम लोग महीने में एक बार करते हैं, उसे सेलिब्रेटिंग द लेजेंड कहते हैं। तो एक बार हमने बद्र साहब की शायरी पर भी किया था, और उनकी शायरी को सुनकर भी बिल्कुल वही एहसास होता है जो आप कह रहे थे। सीधे सच्चे लफ्जों में छोटे शेर, लेकिन सीधा दिल तक पहुंचते हुए शेर। बहुत ही खूबसूरत उनकी शायरी। तो इस बात पर चलिए, आज फहीम साहब आपसे भी एक विनती करते हैं, एक आरजू लेकर आए हैं कि जी जी। आपसे भी कुछ शायरी सुनी जाए। तो अगर आप हमें अपनी कोई गजल या कोई नज्म सुनाए। एक गजल के चंद अशार हैं, अगर आप जी इजाजत दे तो मैं जी। पढ़ता हूँ। ऐसे कई लोगों ने गाया भी है, वीडियो मैंने देखे हैं। सहमी आंखों में कुछ ख्वाब जवा रहने दो, वाह सहमी आंखों में कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। वाह, क्या बात है, नवाज, बहुत खूब। सहमी आंखों में कुछ ख्वाब जवा रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने दो। और ये शेर देखिए कि थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, थक के बैठी हैं जो चौखट पे तुम्हारी सांसें, गम के एहसास छुपाओ ना आया रहने दो, वाह गम वाह, के एहसास नवाज हम के छुपाओ साथ ना आया रहने बहुत दो। खूब। और ये शेर देखिए कि जुल्म का दरिया अभी सर से गुजर सकता है, जुल्म का दरिया भी सर से गुजर सकता है, हाथ में फिर अलम हक वाजा रहने दो, क्या, हाथ में फिर अलम हक वाजा रहने दो। बड़ी मेहरबानी। और ये शेर तवज्जो चाहूं कि आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी, आग तो जाएगी बुझ मेरी चिता की फिर भी, जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो, जल रही आग जो सीने में धुआं रहने दो। और ये मक्ते का शेर है कि जी, उनके किरदार से ऐसे न उठाओ पर्दा, वाह के किरदार से ऐसे न उठाओ पर्दा, कर न दे नंगा फहीम उनको निहा रहने दो, वाह कर न वाह दे वाह, उनको फहीम बहुत खूब बहुत खूब। रहने दो, सहमी आंखों में कुछ ख्वाब जवा रहने दो, जवां रहने दो, घर की अंगनाई में पैरों के निशा रहने। निशान रहने दो, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है। बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी। और जैसा कि तोफैल भाई कह रहे थे, छोटे लफ्ज, सीधे लफ्ज, आसान जुबान और दिल तक पहुंचते शेर, बहुत खूबसूरत। एक चीज मैंने और आपकी इस गजल में नोटिस की, वो ये कि आप धार्मिक निरपेक्षता की ओर जाते हैं। आप दोनों ही जिसे कहना चाहिए संस्कारों को साथ लेकर चलते हैं। अब बहुत आसानी से चिता की आग की बात करते हैं। तो वहीं से मेरा अगला सवाल आता है, तो फिर धर्म क्या है? आपकी नजर में धर्म क्या है, इबादत क्या है? क्या मुझे बस वही करना चाहिए जहां मेरा जन्म हुआ, या कुछ और भी उसके आगे है? देखिए, धर्म को मैं 2 मिनट में भी बता सकता हूँ और 2 दिन में भी लग जाएंगे बताने में। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जो आपने सवाल पूछा। धर्म हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो हमको डिसिप्लिन सिखाती है, बिल्कुल। हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा पैदा करती है, हमारे अंदर भाईचारगी का दर्स देती है, हमारे अंदर धर्म जो है वो कहती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मेरे लिए धर्म इसलिए महत्वपूर्ण है
मैं इसको अहम समझता हूँ। और धर्म में जैसे आपने कहा कि चूंकि हिंदुस्तान से हूँ, तो चिता और आग ये सब चीज हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। जी बिल्कुल। तो जब शायर लिखता है तो उसके अंदर ये बातें जो हैं वो पनपती रहती हैं। और चाहे वो धर्म हो, संस्कृति हो, सकाफत हो, या जो भी चीज है, वो कहीं न कहीं लफ्जों में आपकी शायरी में सामने आ जाती है। जी और तो मैं तो यही कहूँ कि मेरे लिए धर्म जो है वो अहम भी है, क्योंकि मैं इसलिए अहम समझता हूँ कि मेरे अंदर उसने एक डिसिप्लिन कायम किया। मेरे अंदर उसने झूठ और सच की तमीज को रखा। और इसलिए धर्म को जो है, आपने जो सवाल किया, ये मेरा शॉर्ट में कि धर्म मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जी। तो फिर आपकी कविताओं में जैसा कि हमने देखा, गंगा जमुनी तहजीब साफ झलकती है, तो इससे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई? किसी ने प्रश्न नहीं उठाए कि तुम ऐसा कैसे? ये देखिए, प्रश्न तभी उठेगा जब आप गलत राह पर चलेंगे। जी हमने धर्म को इसलिए नहीं अपनाया कि हम इंसानी जाति के खिलाफ हो जाए। वाह। जब धर्म हमको कहता है कि सब बराबर हैं, सब एक है, तो हमारे अंदर फिर धर्म जो है वो मजाक नहीं होता है, वो अहिंसा नहीं होता है, या हिंसा नहीं होता है, या धर्म के जरिए हम जो है फायदा उठाना नहीं चाहते हैं। धर्म हमको जो है, जिस तरह एक बच्चा उंगली पकड़ करके मेले में घूमता है अपने पिता के साथ, धर्म उसी तरह हमको घुमाता है इस दुनिया की भीड़ में कि क्या है और क्या नहीं। वाह, बहुत खूब। क्या बड़ी बड़ी और बढ़िया बात आपने कितनी सादगी के साथ कह दी। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और इस बात पर कुछ ऐसी एक गजल तो बनती है फहीम साहब, कि जो ऐसे कुछ ख्यालात आपके हमारे सामने लाए। देखिए, मैं इंसानियत को, इंसानियत का जश्न मनाती कोई गजल। अ, क्या कोई दर्द और गम का किसी से गिला करे। वाह। क्या क्या कोई कोई दर्दो गम का किसी दर्द और से गम गिले का करे। किसी से गिला करे। वाह। बस हो सुकून कलब मयस्सर खुदा करे। खुदा। बस हो अमीन। सुकून कलब मयस्सर खुदा नवाज। और ये शेर देखिए कि अपने ही साए देते हैं जुल्मत में जब फरेब। अपने ही साए देते हैं जुल्मत में जब फरेब। फिर क्यों किसी से कोई उम्मीद वफा करे। फिर कोई किसी से कोई उम्मीद वफा करे। ये शेर देखिए कि रोना ना आए अपने मुकद्दर पे कैसे फिर। रोना ना आए अपने मुकद्दर पे कैसे फिर। ना अहल हूं जब अपने तो दुनिया ही क्या करे। तो दुनिया ही ना क्या ही करे। वाह, क्या बात, बहुत रोना ना खूब। आए अपने मुकद्दर पे कैसे फिर। ना अहल हूं जब अपने तो दुनिया ही क्या करे। और शेर देखिए कि देगा जरूर मात वो अपनी शिकस्त को। देगा जरूर मात वो अपनी शिकस्त को। उससे कहो बुलंद जरा हौसला करे। वाह उससे वाह कहो वाह। उससे बहुत कहो खूब, बुलंद बहुत खूब। वाह, जरा क्या हौसला बात। करे। और ये उससे मत्ती कहो का शेर बुलंद है। जरा हौसला करे। जी, बहुत ये खूबसूरत। मत्ती का शेर है कि मशहूर शहर में है बहुत नेक है फहीम। मशहूर शहर में है बहुत नेक है फहीम। दिल चाहने लगा है कि फिर से खता करे। दिल वाह। चाहने लगा है कि फिर से ये खता फिर करे। से खता करे। क्या बहुत खूबसूरत। कोई दर्द व गम का किसी से गिला करे। बस हो सुकून कलब मयस्सर खुदा करे। बड़ी मेहरबानी। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत गजल। और बहुत। मैं मशहूर हूँ कि आपको पसंद आ रही है हमारी गजलें। अरे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं सर।
और आपसे मैं एक बात ये बताती चलूं कि मैं हमेशा तुफैल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए, मज़ारत के लिए उन्होंने मुझे चुना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे एक छोटा बच्चा किसी कैंडी स्टोर में चला जाता है ना, और वो कहता है कि ये वाली भी चाहिए और वो वाली भी चाहिए, और उसके वालिदैन उसे दिलाते रहते हैं। बस वही मेरा हश्र है। मैं आ जाती हूँ यहाँ और आपसे कहती रहती हूँ एक और सुनाइए, एक और सुनाइए, और आप सुनाते रहते हैं। पर ऐसी खूबसूरत गजलें और इतना बढ़िया कलाम सुनने को मिलेगा, ये मैं सोच कर नहीं चली थी अरे इस सफर ये पर। तो लेकिन मैं बहुत तो शुक्रिया आपका, आप मैं सच में मैं बहुत ही बहुत छोटा, अच्छा लिखते हैं। और उर्दू में कहते हैं मैं बहुत बौना शायर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपने मुझे इज्जत बख्शी, मैं शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल। और आप इसके हकदार हैं। आप खुद को बौना कह सकते हैं, पर हमारी नजरों से देखिए आपकी जो कद्र है वो बहुत ऊंची है, और वाकई में आपकी गजलों में बहुत गहराई है। तो फहीम साहब, एक सवाल मन में उठता है जी जी। कि आपने रिसाले भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, तो वहां कैसे पहुंचे? क्योंकि जो शायर होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि वो बस फिर शायरी ही करते हैं, वो गजलें कहेंगे या नज़में कहेंगे, कहानियां अचानक से कैसे? नहीं देखिए, इसमें और फिर सॉरी, माफी चाहूंगी, और फिर कॉलम, तीनों बहुत ही मुख्तलिफ। अ, ये तो अच्छी बात है कि आपको इतना इल्म है कि मैं क्या क्या करता हूँ, वरना मैं आपसे कह रहा था इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। अ, दरअसल एक तो मैं अल्लाह और भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये टैलेंट दिया कि मैं हर सिर्फ में कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पढ़ते हैं ना, उनकी वजह से मैं ये सब चीज कर रहा हूँ। वाह। क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो उनकी जो फीडबैक होती है, उनका जो तबादला ख्याल होता है, उनकी जो तनकीद होती है, मेयारी तनकीद, तामीरी तनकीद जिसको कहते हैं, वो हमें हौसला देता है कि मैं इस काबिल हूँ कि ये चीज आजमाऊं। जब आपने कहा कि कॉलम मैंने कैसे शुरू की, कि हुआ ये कि एक यहाँ शायर होते थे, आजकल बीमार है, बासित कानपुरी साहब। जी। तो उनसे मेरी ये बात है 12 साल कबल बात होती थी। तो वो मुझे हफ्ते में एक दो बार फोन करते थे, बड़ी देर तक गुफ्तगू होती थी। तो उन्होंने कहा कि फहीम मियां, तुम जो बोलते हो ना उसके लिखा करो। मैंने कहा क्यों? बोले यार तुम्हारी बातें बहुत अजीब होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है जो आम आदमी करता है। तो मैंने उनकी बातों पर अमल किया, तो लिखना शुरू किया। एक लिखा, दो लिखा, अब तो 500, लगभग 500 कॉलम लिख चुका हूँ। तो ये एक तो, उसके बाद से फिर लो आम आदमी जिसको मैं जानता नहीं हूँ, यूपी से, बॉम्बे से, कहीं से भी उसका मैसेज आता है कि सर आपका कॉलम बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। तो इससे मुझे एक इंकरेजमेंट मिलती गई कि मैं इस काम को जारी रखूं। तो इस तरह से कॉलम नवीस बन गया। अफसाना लिखना भी इसी तरह शुरू किया, एक लिखा, दो लिखा, फिर वो किताब आ गई, और फिर लोगों ने पढ़ने के बाद अपनी राय दी, और तो इस तरह अफसाना अफसाना लिख लिया। शायरी इन दिनों मैंने ज्यादा लिखी है, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि पूरी दुनिया बहुत परेशान थी। जी और मैं एज ए राइटर, मुझे लगा कि मैं जितना लिखूं पढ़ूंगा, ये दुनिया की जो मारा मारी उससे मेरा जहन थोड़ा महफूज रहेगा, क्योंकि हर आदमी डिप्रेशन में था, परेशान था। बिल्कुल। जी तो उन दिनों शायरी लिखते लिखते अब शायरी की भी किताब आने वाली। तो ये एक, आपकी बात सही है। लेकिन टैलेंट, कुछ तो हमारा यकीन है कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कुछ हमारा यकीन है कि मेहनत। लेकिन सबसे अहम चीज जो है अनुपम साहब, वो है ईमानदारी। जी बिल्कुल।
आज पता नहीं क्या हुआ है, हर तरफ देखिए कोई शायर बना हुआ है, कोई कुछ बना, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक क्या हुआ है। होड़। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया दोनों माने में अच्छा, एक तो ये है कि हम जैसे छोटे लिखने पढ़ने वालों को इंट्रोड्यूस किया है लोगों को, लेकिन इतने शायर, इतने, मैं तो घबरा गया हूँ, मतलब उस भीड़ में मैं खो गया हूँ। मुझे तो मुझे जी लगता है बिल्कुल। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन राइटर है और कौन जो भी कहिए, लेकिन अच्छा है, लोग लिख पढ़ रहे हैं, शौक है, करना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने इसीलिए अपनी हर लिखाई को आवाम के सामने रखा है कि आप जज करें और मुझे बताएं कि मेरी लिखाई पढ़ाई जो है ये काबिल कबूल है, वाकई में मैं लिख सकता हूँ। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं आरिफ नकवी साहब से बात कर रहा था, जर्मनी के। मैंने कहा, नकवी साहब, मैं इतना उकता गया हूँ कि दिल कर रहा अरब से संन्यास ले। तो हंसने लगे वो भी, क्योंकि माहौल बहुत अजीब तरह का हो गया है। जी हमने आपको जी, बताया मैं ना समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। कि ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसकी तरफ जाऊं, किसकी तरफ नहीं जाऊं। जी बिल्कुल। लेकिन ठीक है, जुबान का मामला है, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए। जी ईमानदारी से आजकल लोग दो दो गजलें लिख करके लोग शायर और क्या क्या बने हुए हैं, सदारत और मेहमान खुसूसी। झूठ बहुत बोलते हैं लोग, रहते हैं इंडिया में, लिखते हैं कि मैं कुवैत से हूँ, अमेरिका से हूँ, और मतलब कि एकदम समझिए कि फ्री फॉर ऑल मार्केट बन गया है। जी। ऐसे शेयर मार्केट है ना, फ्री फॉर ऑल, हर कोई लगा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अदब भी उसमें चला गया है, फ्री फॉर ऑल। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो मेरी पूछने की मंशा ये थी कि ये तीनों जो लिखने की विधा हैं ये बहुत अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। आपको एक ख्याल आया, उस पर आपने एक गजल या एक नज्म लिख दी। लेकिन जब आप कॉलम लिख रहे हैं हफ्ता दर हफ्ता दर हफ्ता, तो उसके लिए एक वो या तो ख्याल की एक कड़ी हो जिस पर आप बनाते चले जाएं और हर हफ्ता उसे कहीं और ले जाएं, कुछ और ऊंचा ले जाएं, और हर हफ्ता आपको ऑडियंस का रिव्यू मिलता है जैसा कि आपने कहा। अच्छा, और आपकी ऑडियंस भी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, आपकी ऑडियंस भी अनेक देशों में फैली है। तो इसको आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं? ये आप कैसे सबको सेटिस्फाई, सबका साथ सबका विकास आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, देखिए, एक तो सबका साथ सबका विकास आप कर सकती हैं। मैंने बार बार कहा ना कि ईमानदारी, अगर आपके अंदर, अब देखिए, ऑडियंस ने ही हमको मजबूर कर रखा है कि हर हफ्ते कॉलम लिखो। जी अगर कोई पढ़ेगा नहीं, जब, जैसे आप एक प्रोडक्ट बनाती हैं, अब कोई खरीदेगा नहीं तो आप क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा दुकान। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया कि जब कॉलम लिखना शुरू किया तो हमें लगा कि आपको हैरानी होगी कि लोग इंतजार करते हैं कि भाई अगले अखबार को क्या आने वाला है। जी, ये मेरे पास हैरानी आते हैं नहीं, मैसेज। हैरानी नहीं है, हैरत होती अगर अनुपम इंतजार ना साहबा, करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच के साथ झूठ नहीं बोल सकता मैं। लोग पीछे पड़ जाते हैं कि सर अगले हफ्ते क्या बताइए। मैंने कहा थोड़ा सब्र करो भाई। अभी एक अब्दुल समी बोगरे साहब हैं, यहाँ के बॉम्बे से, इनकलाब वगैरह के जो संडे के एडिटर थे, तो वो कह रहे थे कि आप मुझे कैलेंडर कॉलमनिस्ट लगते हैं, कि हर हफ्ते आपका जो है इस तरह आता है। ये चीजें मेरे अंदर इंकरेजमेंट पैदा करती है। मुझे लगता है कि मैं इस काम को कंटिन्यू रखूं, हालांकि थक जाता हूँ, जोक नहीं है, मतलब कि हर हफ्ते पाबंदी से कॉलम लिखना। जी गजल लिखने की जो आप बात कर रही हैं, शौक है, कुछ माहौल है, कुछ दर्द है, कभी एहसास है, कभी बीती बातें हैं, कभी आने वाला कल है। जब ये सब बिल्कुल। चीज आती है तो गजल में तब्दील हो जाती है। और कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमें जैसे
इम्तियाज गोरखपुरी हैं, परवेज अख्तर हैं, इन लोगों ने हमको शायरी में बिल्कुल मतलब कि ईमानदारी से बताया कि आपकी शायरी में ये बात है, और कभी कभी हम उनसे इस्लाह भी करवाते हैं, ये भी आपको बता दें। और तो ये एक सपोर्ट हो गया, कुछ आपको 2-3 दोस्त ऐसे मिल जाएं जो आपको हौसला जी अफजाई जी करें। बिल्कुल। और अफसाना लिखने का ये है कि अब मैंने एक अफसाना लिखा था देवदासी। तो देवदासी मैंने ऐसे लिखा कि वो एक अखबार यहाँ इंग्लैंड में लोकल काउंसिल के अखबार होते हैं, तो उसमें था कि मीट देवदासी लिखा। मैं बड़ा चूंकि मैंने तो इंडिया में हमेशा देवदास सुना था, देवदासी कहाँ से आगे हुई। तो पढ़ा तो मीट देवदासी, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसके वेबसाइट पे गया, तो वो लेडी जो है जिस्म फरोशी जिसको बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, लेकिन वो देवदासी अपने आप को बता रही। फिर मैंने उस पर रिसर्च की, फिर एक हमारे हिंदू फ्रेंड से मैंने बात की, जी उनसे उन्होंने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिए। फिर मैंने वो कहानी लिखी कि एक लड़की जो बांग्लादेश से आई है यहाँ पर एजुकेशन के लिए, वो अपने घर वालों को देवदासी बन करके उसकी हेल्प कर रही है। तो ये यूनिकनेस जो है पढ़ने वालों को मतलब अजब यूनिक लगता है। बिल्कुल। तो इस तरह से अफसाना, शायरी, कॉलम जो हमने तीनों और मजामिन भी बहुत लिखे हमने। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये अदब का जो रेस है ना, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये आप अगर सोच रही कि हम 4 गजलें लिख करके 5 अफसाने लिख कर कल हम बैठ जाएंगे मेहमान खुसूसी या सदर बन के और मेरा मुकम्मल हो गया, तो आप बहुत गलत फहमी में। आप यकीन जानिए, मैंने आपसे इंटरव्यू पहले कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और आई लर्न एवरी डे। मुझे एक नई चीज, एक नए वर्ड, एक नई बात जिसका इल्म होता है, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, तो सीखने वाले के लिए बहुत जरूरी होता है। जी बहुत खूब। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं, और आपकी बिल्कुल मेहनत इसमें साफ झलकती है कि आप इतने सालों के बाद भी इतनी शिद्दत से इतना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कॉलम लिखना, एक तरफ शॉर्ट स्टोरी लिखना, और एक तरफ गजल और नज्म लिखना कोई सहज मैंने कार्य नहीं है, फिल्म में गाना आसान भी नहीं। लिखा, आपको बता दूं अगर आप जी। तो। मुझे मुझे लगता है कि मैंने अभी एक गाना बॉम्बे में रिकॉर्ड भी हुआ है। अरे बहुत ये मेरा खूब। पहला गाना है। वो जी इम्तियाज गोरखपुरी की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप लिख सकते हैं, तो मैंने लिख करके फिर उसको अभी रिकॉर्ड हुआ। उसकी वीडियो ऑडियो शूटिंग हुई है इंडिया में, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये भी बता दूं कि मैंने कोशिश की है गाने लिखने की। बहुत मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया। और हमें पूरा यकीन है कि ये गाना बहुत ज्यादा सफल होगा और सक्सेस चार्ट्स के ऊपर, चार्ट बस्टर्स के ऊपर जाएगा। ये हमारी दुआ है। आपको सुना दूं वो गाना? अगर आप सुना सकें तो क्या बात। हाँ, जो मैं बजा सकता हूँ, ये तो अच्छी बात होगी। आवाज आप देख लीजिएगा। जी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन आपके गीत की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब अब आई। मेरा फिर भी तू लगे मेरा, ये गुमा हसीन है,
फिर भी तू लगे है मेरा, ये गुमा हसीन है। इश्क की राहों में हम जो चले थे साथ मिलके, क्यों न पाए दो कदम साथ चल के। नहीं है तू मेरा, मेरा ये यकीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। फिर भी तू लगे है मेरा, ये गुमा हसीन है। बहुत खूबसूरत है। जो तुझे पा न सका मैं, ये मेरा नसीब है। जो तुझे पा न सका मैं, ये मेरा नसीब है। दूर रह के तू मुझसे इतने क्यों करीब है। करूं मैं किससे शिकायत, तू तो एक राज है। दिल की धड़कन को सुन ले, तू मेरी आवाज है। ये कैसी उलझन है, कैसी कश्मकश है ये। लब पे हंसी है लेकिन दिल गमगीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। फिर भी तू लगे है मेरा, ये गुमा हसीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। फिर भी तू लगे मेरा, ये गुमा हसीन है। फिर भी तू लगे मेरा, ये गुमा हसीन है। इश्क की राहों में हम जो चले थे साथ मिलके, क्यों मिल न पाए दो दिन, दो कदम साथ चल के। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। नहीं है तू मेरा ये यकीन है। फिर भी तू लगे है मेरा, ये गुमा हसीन है। जी, बहुत कैसा ही लगा? खूबसूरत, बहुत ही ओह, खूबसूरत। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जिसे हम कहते हैं मेलोडियस। थैंक यू, एकदम थैंक यू। जी चाहा के बस सुनते रहे, हम तो खो गए एकदम सुनने में। बहुत ही खूब, और बहुत बहुत बधाई आपको इसके मैं लिए बहुत फहीम साहब। आभारी हूँ आपका कि आपने पसंद हम किया। चाहेंगे कि ये बहुत 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 सफल हो, थैंक यू। ये गाना ये सफलता वीडियो की बन रहा सभी है, उसके बाद ऊंचाइयां लॉन्च छुए। होगा। जी जी। ये तो, और ये तो अभी आगाज है। अभी तो और न जाने कितने और गाने, गीत आप ऐसे फिल्मों को देंगे। क्योंकि एक जमाना था जब सिर्फ शायर ही लिखा करते थे फिल्मी जी गीत, जी। और उस वक्त के फिल्मी गीत जो हैं वो आज भी लोकप्रिय हैं, उन्हें आज भी लोग प्यार से सुनते हैं। और बीच में कुछ एक ऐसा दौर आया जबकि बस जोड़ तोड़ के गीत बनने लगे, कहीं से तुकबंदी हो गई और वो गीत बन गया। तो उन गीतों की आयु भी उतनी ही कम निकली, फिर वो उतना समय तक नहीं चले। तो ये जी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब एक बार फिर जिसे कहते हैं दम की शायरी आ रही है फिल्मी गीतों में। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। ये तो बहुत बधाई थैंक यू आपको सो मच। इसके लिए। मैं बहुत बहुत नवाजिश आपकी बात। पर ये सिर्फ यही तो नहीं, आप साथ में सोशल सर्विस भी करते हैं जैसा जी। कि हमने बताया। तो वो क्या दायरा है और वो किस तरह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शुमार है, और वहां से आपको बहुत कहानियों के शायद विचार मिलते होंगे। हाँ, उसमें आ, बहुत तो नहीं, लेकिन एक कहानी मैंने लिखी थी। एक
एक साहब हमसे मिले अस्पताल में, पहले अस्पताल में मैं काम करता था, तो उन्होंने, मैं बातें कर रहा था तो उन्होंने कहानी बताई कि हम पूछे भाई तुम्हारे बाप का जो इंतकाल हुआ कैसे पता चला, तो उसने कहा कि मुझे मेरी माँ ने फोन किया और उसने बताया कि आज तुम्हारा बाप मेरे लिए कॉफी नहीं बनाया, जल्दी आके चेक करो। तो वो भागा भागा गया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि उसका बाप मरा हुआ था, ओह, लेकिन उसकी माँ नीचे बैठ के कॉफी का इंतजार कर रही थी। तो इस तरह के मेरे कहानियों में इस तरह की बातें हैं जो पढ़ने वालों को बहुत असरअंदाज करती है, जो समाज जी की मैंने ज्यादातर कहानियां फूल पत्तों पर नहीं लिखी है, प्यार मोहब्बत पर नहीं लिखी है, समाजी जो मसाइल है उसको जी मैंने कहानी में बदला है। अ, और लोगों को पसंद आता है इस तरह की। अभी हमारा जी थर्ड थर्ड कलेक्शन भी तैयार हो रहा है कहानियों का, और इम्तियाज गोरखपुरी उनकी पब्लिशिंग है, वो कर रहे हैं। तो आपने सवाल किया कि सोशल वर्क का, सोशल वर्क मैं बिलीव करता हूँ कि द पार्ट ऑफ द लाइफ। मैंने दो तरह के सोशल वर्क किए हैं, एक बिना पैसा के जो हिंदुस्तान में किया, एक पैसे से जो यहाँ किया। पैसे से मतलब कि मुझे प्रोफेशनल कहते हैं सोशल वर्कर, जी जी के लिए पढ़ाई करनी पड़ी, डिग्री लेनी पड़ी। लेकिन मैं जो अभी भी करता हूँ, देखिए इंसानी हमदर्दी और इंसान का रिश्ता जो होता है उसमें दर्द और गम का बहुत अहम रोल होता है। अगर दर्द और गम ना हो तो इंसान दूसरे इंसान से करीब आने में दिलचस्पी भी नहीं रखता है, जो मैं बिल्कुल समझता हूँ। मिसाल के तौर पर आप परेशान हैं या आप मायूस हैं तो आप किसी के सहारे जो है उस काम को आगे करना चाहते हैं। तो मैं जब स्कूल के ज़माने से मैंने अपने फादर से, चूंकि मैं जब 9 इयर्स का था तो मेरे फादर का डेथ हो गया, लेकिन मैं छोटे में देखा कि मेरे फादर की ये बड़ी अच्छी बात थी कि जो जो वो अपने बच्चों के लिए सोचते थे दूसरों के बच्चों के लिए भी सोचते थे। जी तो मैंने अपने आंखों से देखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नेपाली उनके दोस्त हैं, तो उनको पैसे की जरूरत थी तो वो उनको लेके गए, पैसा दिलाया, या किसी का एडमिशन पढ़ाई के लिए तो उसको करवाया। तो ये चीजें मेरे अंदर अ, बैठी रही, क्योंकि मैंने अपने फादर को 9 साल में खो दिया था। तो उसके बाद हमने फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्हीं के नाम से, उसका नाम है सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी। जी उसमें हम लोग काफी सोशल वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। मैंने मना किया कि वीडियो बना के नहीं दिखाते हैं, जी या लेकिन हम लोग यूनिक काम करते हैं। जैसे कोई शायर है, उसका इंतकाल हो गया तो हम लोग उसको बेवा पेंशन देते हैं अदारे से। ओह, बहुत खूब। जी। लेकिन वो पैसा हम लेकर खुद पहुंचाते हैं घर में, उनको बुलाते नहीं है, ना उनकी फोटो लेते हैं। तो ये इस तरह की चीजें अभी भी हम लोग कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम है, 15-16 लोगों की टीम है जो हमारे साथ है। तो सोशल वर्क हमारा धार्मिक कर्तव्य है, सबको करना चाहिए, सब करते हैं, छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि पैसा ही जरूरी नहीं है सोशल वर्क में। आप अगर किसी की बात सुन लें वो भी सोशल वर्क है। बहुत बड़ी बात। कोरोना में मुझे कई लोगों को मैंने शॉपिंग ले आके घर पे पहुंचाया है, लेकिन मैंने कोई फोटो नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो थी वो जिंदगी में आपको सबक देती है कि इस सिचुएशन में मैं भी हो सकता हूँ। और इसी तरह से हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा खानदान जो है यूनाइट होता है। लेकिन उसका एक और ड्रॉबैक ये है, जो बहुत अफसोसनाक बात है, कि आजकल लोग सोशल वर्क को बिजनेस बना लिए। या तो वो कोई अदारा खोल के बैठ गए हैं, फोटो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन
क्यों गरीबों को हम क्यों दिखाएं, या जो जो परेशान हाल उसको क्या दिखाने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। जो हमारे लिए मैं नहीं समझता कि जरूरी है। देखिए, आपका जो इनर फीलिंग है ना, वो बहुत जरूरी है। वही आपको रात को सुकून का नींद भी देता है। जी अक्सर लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, कैसे आएगी? आपने दिन भर जो किया उस पर नजर नहीं डाली कि आपने कितने गलत काम किए। नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा। आप रात को सोने से पहले 10 साल का प्रोजेक्ट लेके सोते हैं, आपको पता नहीं है कि दूसरे दिन आपकी जान रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कहा छोटी आपने। छोटी चीजें जो है, ये लोग भूल जाते हैं। जी और यहाँ मैं लोगों से कहता हूँ कि इंजॉय एवरी डे, हर रोज जो है ना, आप इंजॉय करें, और वही 1+1+ बनता चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सही कहा आपने। आपने एक तस्वीर खिंचवाई, आपको चंद लम्हों की खुशियां मिल गई, लेकिन जिसके साथ खिंचवाई उसकी रही सही आबरू भी आपने छीन ली। कोई मन मार के ही हाथ फैलाता होगा, शौक से कोई हाथ नहीं फैलाता अपने साथ। और किसी ने हाथ फैलाया और हमने उसकी तस्वीर खींच ली, ये सोचकर भी गलत लगता है। बहरहाल, हर जगह ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो इस प्रकार के काम करते हैं। हमारे कार्यक्रम का समय बहुत तेजी से समाप्त हुआ चला जा रहा है, जी और मैं जानती हूँ कि मेरे जितने भी आज के श्रोता हैं वो मुझसे ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं। तो इसी बात पर क्या हम आपको निवेदन कर सकते हैं कि आप हमें एक गजल और सुनाएं? नहीं, गजल तो हमने सुना दी, अब नज़म सुनिए। जी, बहुत खूब। नज़म जो है, नज्म हमने कई नज्म लिखी हैं, जी और उसमें अभी एक ताजी नज्म हमने लिखी है, वो सुनाऊंगा। इरशाद। आज मुद्दतों बाद तुम्हें कॉल किया, वाह। तुम हैरान हो, मैं परेशान हूँ। न तुमने कोई शिकायत की, न मैंने कोई शिकवा किया। मैं अब भी वही हूँ, बेबाक, जिंदगी कदरों का परस्तार। लेकिन तुम बदलते मौसमों के जेरे असर कितनी बदल गई हो। किस तकल्लुफ से कहा कैसे हैं, आज क्यों याद मेरी आई है। कैसे कहता कि हाल कैसा है, जिंदगी किस तरह से सकती है। पराए लोग हैं, मैं हूं, और बीच में अजनबियत की दीवार। वाह। मेरे एहसास को कचौके लगाती है, मुझे कहने दो। ऐसे बोझल और हिप्स ज़दा माहौल में तुम्हारी याद हर पल सताती है, रुलाती है मुझे। न दिन को सुकून है, न रात को चैन, न ख्वाबों का डेरा है, न सपनों का बसेरा है। कहना तो मैं भी बहुत चाहता हूँ, सिले लबों को खोलना चाहता हूँ। है ये आरज़ू के कहूँ तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत की क्या गुल खिलाया। न मारा है मुझको, ना ही जिलाया है। और तुम इस बेखबर और तुम इससे बेखबर वहां जा पहुंची हो, जहां लोग तुम्हें दीवाना बना रहे हैं। इसी बात से तुम बहक भी गई हो, खुशगुमानी की खुशबू से महक भी गई। मगर जान लो, ये महज एक धोखा है। मिलेगा जब उन्हें एक मौका, तो वो रूप बदल लेंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत। और तब तुम लौट कर आओगी, सुनाओगी दास्ता जमाने की। अभी मैं था उलझा इन्हीं ख्यालों में कि, खूब करूंगा बातें तुमसे, कि तभी तुम्हारी आवाज ने चौंका दिया। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, बाद में बात करूंगी। मैं खड़ा सोच रहा हूँ, आज मुद्दतों बाद तुम्हें कॉल किया, आज मुद्दतों बाद फिर तुमसे बात की। आज भी हमारी बात मुकम्मल ना हो पाई, आज भी हमारी बात मुकम्मल ना हो पाई। वाह, बहुत खूब।
आप सुना रहे थे और मेरी नजरों के सामने वो पूरा का पूरा सीन चल रहा था, बहुत खूबसूरत। ये आपने हैरानी नज्म की में बात एक है, पूरी सभी सभी कहानी लोग सुना कहते दी सब फहीम लोग साहब। कहते हैं कि आपने मेरी भी नज्म लिखी है। बहुत खूबसूरत थी, सच में बहुत खूब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में उन दोनों को सामने देख रही हूँ और उसके ख्यालों के उमड़ते हुए सैलाब को भी देख पा रही हूँ। जी बहुत खूब, क्या बात है, शुक्रिया क्या बात है। शुक्रिया। तो फहीम साहब, आपसे एक बात जाते जाते जरूर पूछना चाहूंगी, जरूर। जो मैं अक्सर कई अपने जो मकबूल शायर होते हैं उनसे पूछती हूँ कि हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो हमारे वालिदैन करते थे, कि हमारी जो पीढ़ी थी उसे वाकई में एक दिलचस्पी थी। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, बचपन के किस्से याद हैं कि लोग जाकर के दुकानदार से पूछा करते थे कि सुनो, अखबार में आया था फला शायर की किताब जो है वो अब पब्लिश होने वाली है, कब आ रही है। और मुशायरों में और कवि सम्मेलन में हुजूम हुआ करते थे और बाकायदा लोग जाकर बैठकर सुना करते थे घंटों। अब वो चीज नहीं रह गई। तो कहाँ हमने कौन सी डोर छोड़ दी कि हमारे बच्चे जो हैं उन्हें साहित्य के साथ उतना लगाव नहीं है जितना कि होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा साहित्य जो है वो हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को आगे लेकर जाता है। तो वो कहीं हमसे छूट रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या नहीं किया और अब भी क्या कर सकते हैं। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। और आज आज इस मसाइल से हर कोई जूझ रहा है और हर कोई जवाब ढूंढ रहा है। इसमें कई बातें अहम है। पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी जुबान जो है जी वो रोजगार का जरिया बन गया, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जी जी लंदन बिल्कुल। तो है ही है, पूरी दुनिया की बात। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी जबान जानने से, और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, बुराई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की उसको बना के रखा हुआ। ठीक है, अंग्रेजी जुबान हमने भी सीखी, हम भी काम करते हैं, लेकिन उसका असर इतना ज्यादा हुआ कि हमारी जुबान वो नीचे की सतह पर आ गई घट करके। जी लेकिन उसमें हमारा भी कसूर है, हमने अपने ऑडियंस को समझा नहीं। हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ते गए, मतलब कि अनफरादी तौर पर कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ऑडियंस से आप डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, गालिब एक सेमिनार हुआ था जयपुर में, तो मैंने कहा, तो वो उसका उन्वान था, टाइटल था कि गालिब किस सदी के शायर हैं, इस सदी के। मैंने कहा गालिब हर सदी के शायर है। अब देखिए, गालिब को हर तरह का ऑडियंस पसंद करता है। वजह यह कि उसने वो चीज लिखी है जो इंसानी जिंदगी में हो रही है, हर आदमी के साथ हो रही है। हमारे यहाँ शायरी हो, कुछ भी हो, हमको लिख करके राइटर बन जाना है, यही जो है गलत हो रहा है। जी हमारी किताबें आ जाए, अक्सर यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि उनकी जितनी किताबें आती है उनको प्रमोशन मिलता है, जो जी जी पढ़ाने वाले। अब ये है कि नई बात मैंने सुनी है, किताबें तो आ रही, कोई पढ़ता नहीं है। अब वो तो किताबें किलो के हिसाब से बनाते जा रहे हैं, क्वालिटी खत्म हो गई। हम अपने ऑडियंस को पहचान नहीं रहे। आज देखिए, मैंने अपनी शायरी में आम जबान का इसलिए इस्तेमाल किया है कि बिल्कुल। एक आम आदमी समझे। आप लुगत लेकर के, लुगत डिक्शनरी को बोलते हैं, उसको खोल करके आप लिखते हैं अल्फाजों को, ये दिखाने के लिए कि अनुपम साहब समझे कि हम बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े कवि हैं। ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा। इसने जी नुकसान किया कि हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उस पर जो है वेस्टर्न ज्यादा हावी हो रहा है। जी अगर एक बच्चा, आप देखिए, बहुत सारी ऑडियंस है, उर्दू पढ़ती नहीं है लेकिन मुझे फॉलो करती है। वजह यह है कि वो जो सुनती है तो बोलती है, सर आप
लिखते हैं, लेकिन दूसरे लोग लिखते हैं उनकी बात समझ में नहीं आती। तो उनको मुशायरे में जाना है, उनको अनुपम जी बुलाएंगी, अरे शायर साहब है वो, उसी में उनकी दुनिया कंप्लीट। हमारी दुनिया कंप्लीट नहीं हो रही। हम बेचैन भी है, बेकरार भी है। और जब बेचैन है, बेकरार है, तो फिर शायरी उसमें आ जाती है। जब शायरी आती है तो फिर सुनने वाला बोलता है कि यार, जब ये बेचैन बेकरार है हमारे लिए, तो हमको भी होना चाहिए। ये तालमेल नहीं बन पा रहा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जी। तो जब ये तालमेल नहीं बनेगा तो फिर लोग पढ़ेंगे नहीं। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो आपकी किताबें घर ही रह जाएंगी। तो यही हो रहा है कि हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें रास्ता, अच्छा, हम मिलजुल के बैठ के बात भी करना नहीं चाहते हैं। हर आदमी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत बड़ा शायर है। ये हर आदमी बोलता है बहुत बड़ा कवि है। ये हम आदमी, भाई सही बात है, लेकिन कौन तुमको बोल रहा है? सिर्फ अनुपम सागा अगर बोलती है तुम बहुत बड़े शायर हो, तो बिल्कुल गलत है सोचना तुम्हारा। अनुपम सागा को बोलो कि पहले, आपको याद होगा मैंने आपसे आपको वेबसाइट भेजा कि पहले देखिए। जी हालांकि मैं झूठ भी कह सकता था। आप भी मेरी खूब तारीफ कर रहे, बहुत बड़े शायर, मैं भी फूल जाता गुब्बारे की तरह। नहीं, भाई उनको बताओ कि मेरी तहरीरें जो है वो दलील है। तो वो आपको मजबूर की कि आप मुझे बुलाइए कि आज आप बात कीजिए। ये होनी चाहिए, लेकिन ये हो वाह, नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा है, तूफान साहब को फोन लगाइए, तूफान साहब ने आपको बुला लिया, आपने प्रोग्राम कर लिया, बस आप कंप्लीट शायर बन गए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो ये जो तालमेल है ना, जिसको तालमेल को हम लोग गैप बना दिए, उसको खत्म करना होगा। जब तक वो खत्म नहीं होगा, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी जनरेशन जो है, वो हमको फॉलो नहीं करेंगे। जब फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप वही सवाल कीजिएगा सबसे, आखिर क्या जी। बात है। लेकिन आज वाकई में मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, अच्छा। लेकिन आज मुझे ये सवाल का, क्योंकि ये मेरा दुख है सर, ये मेरी तकलीफ है। और ये यूं हुआ कि मैं दिल्ली में एक बुक स्टोर में गई और वहां पर सब अंग्रेजी में किताबें थी। तो मैं खोजती खोजती गई कि भाई कहीं कुछ हिंदी में मिल जाए। तो बुक स्टोर के बिल्कुल कोने में जाकर के सिर्फ 2 शेल्फ ऐसे थे जिसमें हिंदी और उर्दू ठूस दी गई थी किताबें। वो ऐसे सलीके से सजाई नहीं हुई थी उन्होंने। और उसमें भी जब मैंने जाकर के देखा तो ज्यादातर ऐसे थे जो कि तर्जुमे थे अंग्रेजी में, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई किताबें, उनके हिंदी उर्दू के तर्जुमे थे। तो आप सोचिए कि एक ही शेल्फ पर मिट्टी के नीचे दफन हुए गालिब और प्रेमचंद एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे कि यार ये दिन देखना भी नसीब हुआ। हम्म। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये शायर बहुत अहमियत रखते थे। हमारे स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में इनकी किताबें होती थी, उसके लिए बुकिंग हुआ करती थी बाकायदा कि अच्छा अब आप ले रहे हैं, अच्छा कल के लिए हमने बुकिंग डाली हुई है, उस तरह से। और उनको पढ़ने के लिए एक भूख होती थी जो आज नहीं नजर आती। तो इसीलिए मैं ये बहुत लोगों से ये सवाल पूछ चुकी, लेकिन आज आपने बहुत मुकम्मल जवाब दिया उसका। और हाँ, अब सच में लगता है कि इस राह को पकड़ें तो शायद कुछ बदलाव आए। तो पूरी कोशिश रहेगी सर हमारी, तो पोइट्री एंड लिटरेरी बिल्कुल, ग्रुप की, बिल्कुल, कि ये बदलाव आए। बिल्कुल आएगी। जी। और हमारा वक्त भी बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो आपका आने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। आपने आज बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बातें बताई, थैंक यू। और जिन्होंने भी इन बातों को सुनकर उन पर अमल किया, तो हमारा भी शायरी का चार्ट जरूर सुधरेगा, बिल्कुल। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप अगर जाते जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। मैं सबसे पहले तो आपके पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप जो है उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाचीज को मौका दिया। और खासकर तुफैल साहब को मैं जानता हूँ, और उनकी वाइफ जो है कुमारी, और आपसे पहली बार
मुलाकात की जी। बात तो एक बार फोन पर हो गई थी मेरी। तो मेरी खुशनसीबी। मैं यही कहूँ कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। और अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्रास इज ग्रीन ओवर द फेंस, मतलब दूसरा बंदा आपको लगता है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत चमक रहा है, ऐसा नहीं। जब हमको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, सबके साथ प्रॉब्लम होते हैं, सबके साथ दुख होता है, सुख होता है। हम थोड़ा सा भी वक्त निकाल करके उनके बारे में भी सोचा करें, उनके उनके दुख को सोचेंगे तो ये हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। रिफ्लेक्शन जब होगी तो हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते। देखिए, जिंदगी जितनी सिंपल होगी आपके लाइफ में उतनी ही अच्छी तरह से हर चीज रहेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दूसरों की जिंदगी को कॉपी करना चाहते हैं। जी। मेरा यही है कि जो भी काम करें उसमें खुद को सेटिस्फाई पहले कर लें। मैं कुछ भी करता हूँ पहले मैं देख लेता हूँ कि ये चीज मेरी है, इसमें मेरी आवाज है, मेरा दर्द है, तभी दूसरा आपके दर्द को आवाज को समझ सकेगा। आप दूसरों के दर्द आवाज को ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते। इसलिए लिखिए भी, पढ़िए भी, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, मेरी लिखाई कंप्लीट हो गई है। ये जिस दिन आ जाएगा उससे पता चलता है कि आप लेखक नहीं है, आप एक तरह से खिलाड़ी। खिलाड़ी मत बनिए, लिखारी बनिए। तो मेरा बस यही है कि जहाँ भी रहिए अपने लोगों का, अपने समाज का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि दुनिया में अमन कायम हो। आजकल बहुत डिप्रेशन हर जगह चल रहा है, जी। जी। जंग ये वो, और हम लोग सभी एक दूसरे का ख्याल रखें। और इसी मैसेज के साथ कि आपका पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप खूब तरक्की करे, अनुपम साहबा जो हैं एक से एक मेहमान को बुलाएं, बातें कराएं, हम सबको मुतारिफ कराएं, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अपने सभी श्रोताओं दर्शकों का भी धन्यवाद जो हर सप्ताह हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के लिए। अगले सप्ताह एक और दिग्गज को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।